पिछले पार्ट में हमने देखा मोहन के आवाज लगाने पर भी राजकुमार नहीं रुकता। वो उस लड़की का पीछा करता रहता है, जिस कारण मोहन उदास हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 31। मोहन मेले में अकेला उदास खड़ा सोचता है कि राजकुमार उस गुलाबी कपड़े पहनी हुई लड़की के पीछे क्यों भागा। मोहन ये सोच ही रहा था कि उसको एक आवाज सुनाई देती है। ओह, तो वांगफई अकेले घूमने आए हैं। आप अपने अंगरक्षकों को साथ क्यों नहीं लाए? ये थे मोहन के भाई। मोदिंग बाओ कहता है, कितने इत्तेफाक की बात है, दूसरा भाई अकेले मेला घूम रहा है। दूसरी तरफ राजकुमार थक कर खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, वो चली गई। उसका एक माहिर गुप्तचर सैनिक आता है और झुक कर कहता है, जी वांगई। राजकुमार उसे आदेश देता है कि इस मेले में एक लड़की है, उसने गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं, उसकी आंख के पास एक लाल तिल है। जाओ उसे ढूंढो, अगर तुम उसे ढूंढ पाए तो उसे मेरे पास लाना। सैनिक कहता है, जो आज्ञा। एकदम से राजकुमार का रंग उड़ जाता है जब उसको याद आता है कि उसने इस लड़की का पीछा करने के चक्कर में मोहन को मेले में अकेला ही छोड़ दिया। राजकुमार तेजी से वापस भागता है। उसके मन में चल रहा था कि मेले में बहुत सारे लोग हैं और जुनकिंग कितना खूबसूरत, अगर वो किसी घटिया इंसान से टकरा गया तो। राजकुमार मोहन को ढूंढता है। उसे मोहन दिख जाता है। मोहन को देख उसे समझ में आ जाता है कि मोहन गुस्से में है और उसका कारण उसके सामने खड़े हुए लोग हैं। वो बिजली की रफ्तार से आता है और बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने वो उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। उसके लिए मोहन के चेहरे के भाव ही काफी थे इनको पीटने के लिए। राजकुमार गुस्से में कहता है, किसके दम पर तुम में इतनी हिम्मत आई मेरी वांगफई से इस तरह से पेश आने की? राजकुमार मोहन के पास जाता है। मोहन की दिल की धड़कनें जो कि बढ़ चुकी थी, उससे पूछता है, जुनकिंग तुम ठीक हो? तो मोहन अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लिटिल स्पून ये लोग। राजकुमार उसकी तरफ देखता है। मोदिंग बाओ। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में मोहन उस बात को याद करते हुए खुश होता है जब उसका भाई राजकुमार से माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दीजिए वांगई। राजकुमार मोहन को तरफ देखकर मन में सोच रहा था कि जिस तरह से मोदिंग बाओ जुनकिंग से अकेले में विवाह कर रहा था, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुनकिंग ने कितना मुश्किल समय गुजारा होगा प्रधानमंत्री के घर में। अब की बार की सर्दियों के सबसे ठंडे दिन में इन सबको ठंडे पानी के तालाब में फेंक के देखेंगे कि इन्हें कितना अच्छा लगता है। राजकुमार को सोचों में खोए देख मोहन मन में कहता है, क्या अभी भी ये उसी लड़की के बारे में सोच रहा है? मोहन राजकुमार को पुकारता है, लिटिल स्पून। राजकुमार जवाब देता है, मोहन पूछना चाहता था कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, पर वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कमाने के लिए सबसे बेहतर कौन सी फसल रहेगी यहाँ पर उगाने के लिए? तो राजकुमार कहता, ऐसी पथरीली जगह पर कोई भी फसल नहीं होगी, ना तो तुम यहाँ पर घोड़े दौड़ा सकते हो और ना ही कोई शिकार कर सकते हो। अचानक से राजकुमार के दिमाग में एक बात आती है कि ये जंगल कम से कम 50 एकड़ में फैला होगा। इतने नुकीले पत्थर और ऊंचे ऊंचे पेड़, यहाँ बाहर से ये अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये बिल्कुल उचित जगह है गुप्त सैनिकों को रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात, ये राजधानी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मुझे अगर ये जंगल मिल जाए तो मेरी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मुझे पता है इसे खरीदने में समस्या होगी, पर मैं इसे जरूर खरीदूंगा। और कहता है, जुनकिंग क्या तुम्हें पता है इस जंगल का मालिक कौन है? किसका है ये जंगल? तो मोहन राजकुमार को बताता है कि इस समय इस जंगल का बहुत सारा भाग मेरे हिस्से में आता है। ये वही जंगल है जो मोहन को दहेज में मिला था राज परिवार की तरफ से राजकुमार से शादी करने पे। वाओ! राजकुमार अपनी किस्मत पर खुश होकर मोहन को चूमते हुए कहता है, जुनकिंग तुम सच में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो। क्या तुम मुझे ये जंगल दे सकते हो 15 एकड़ क्यांशियान के उपजाऊ खेतों के बदले? तो मोहन कहता है कि आपको मुझे खेत देने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए। राजकुमार कहता है, वो तो मैं करूंगा ही, पर तुम्हें खेत देने पड़ेंगे। ये जंगल मेरे लिए 1500 या 1000 खेतों से भी ज्यादा काम का है। रात हो जाती है। राजकुमार अपने दफ्तर में बैठा होता है। उससे वही गुप्तचर सैनिक मिलने आता है और कहता है, वांगई मैं असफल रहा, मैं रायू नाम की लड़की को नहीं ढूंढ पाया। राजकुमार कहता है, कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही उसे पहचानने में गलती हो गई होगी, तुम जा सकते हो। आज मेले में मैंने जिस लड़की को देखा वो बिल्कुल रायू जैसी दिखती थी। रायू वो इंसान जिसके जरिए 3 प्रांतों में शांति कायम की जा सकती है।
पिछले जन्म में मैंने उसे पहली बार चौथे राजकुमार के यहाँ दावत में देखा था। दक्षिण पूर्वी अधिकारी ने इसके परिवारजनों का कत्ल किया था। इसका राजधानी में आने का असली मकसद था राज दरबार में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना, पर यह चौथे राजकुमार से मिली और उसने इसे अपने चक्कर में फंसा लिया। पर यह किसी तरीके से चौथे राजकुमार के महल से भागने में कामयाब हो गई और दक्षिण पूर्वी अधिकारी के महल में घुसने में भी, और उसकी सबसे चहेती उपपत्नी बन गई। दक्षिण पूर्वी अधिकारी भले ही भोग विलास में रहता है, वो ठरकी है, लालची है, पर लड़ाई में भी वो माहिर है। पिछले जन्म में लड़ाई में मैं उसके हाथों मरते मरते बचा था, पर अंत में उसकी सेना हार गई क्योंकि वो इस नाजुक सी कमज़ोर सी लड़की के हाथों मारा गया। इस हिसाब से मुझे उसे ढूंढना होगा जिंगजू से मिलने से पहले। राजकुमार को ऐसे सोचों में खोए हुए देख मुहान मन में सोचता है, आज जब से इसने उस गुलाबी कपड़ों वाली लड़की को देखा है, ये इसी तरह से सोचों में खोया हुआ है। वो लड़की इसके दिमाग में इस तरह से छाई हुई है, क्या वो? मुहान इस बात को अपनी सोच में भी आधे में छोड़ देता है। वो शायद डर रहा है इसे पूरा कहने से। मुहान की इस आधी बात के साथ ये पार्ट यहीं पर पूरा हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।